आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ क्या है, कौन था, क्या उसने अपनी इस लॉ में हमें सिखाया, किन चीज़ों के बारे में इसने ज़िक्र किया है और हमें उन चीज़ों को कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, वो आज हम इस वीडियो में सब कुछ समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। शुरुआत करते हैं कि कूलम एक उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने अपना ये लॉ दिया था, और उसने लॉ कब दिया था? 1785 को। ठीक है, उसने कहा क्या था? अब आएँ इस चीज़ को समझते हैं। उसने कहा था कि दो चार्जेस हैं, सपोज़ करते हैं ये एक चार्ज है, यहाँ पर सपोज़ करते हैं ये दूसरी चार्ज है। ठीक है, उसने कहा था दो चार्जेस होती हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से या रिपेल करती हैं या अट्रैक्ट करती हैं। अब कौन सी चार्जेस रिपेल करती हैं इसको देख लेते हैं। जो लाइक चार्जेस होती हैं, जैसे दोनों पॉजिटिव चार्जेस, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ठीक है, जैसे लाइक चार्जेस तो दूसरी भी होती हैं, जैसे कि दोनों ही नेगेटिव लाइक चार्जेस हैं, एक जैसी हैं, ये भी दोनों को एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अपोजिट जो चार्जेस होती है, जिसको हम अनलाइक चार्जेस कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कौन सी चार्जेस रिपेल करती हैं और कौन सी चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं। अब यहाँ पर दो मैंने जो पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं वो दोनों लाइक चार्जेस हैं। आप इन दोनों को ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी, यानी कि ये चार्ज इस चार्ज को देखकर अपना रुख मोड़ देगी और ये चार्ज इस चार्ज को देखकर अपना रुख मोड़ देगी। अब कूलम्ब्स ने जब ये सारा कुछ ऑब्ज़र्व किया तो उसने कहा कि जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस पर एक फ़ोर्स एक्सर्ट हो रहा है। इस चार्ज पर भी फ़ोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इस चार्ज पर भी फ़ोर्स एक्सर्ट हो रहा है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस हैं, वो फोर्स क्या है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि चार्जेस अगर डिसलाइक हैं या अनलाइक चार्जेस हैं तो वो एक ऐसा फोर्स प्रोड्यूस कर रही हैं जो इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करवा रहा है। और अगर ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, दोनों एक जैसी चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो ये चार्जेस क्या कर रही है? दूसरी चार्ज को देखकर अपने अंदर एक फ़ोर्स पैदा कर रही है जिसको फोर्स ऑफ रिपल्जन कहते हैं। जो ये चार्ज इस चार्ज की वजह से फ़ोर्स प्रोड्यूस कर रही है जिसको फोर्स ऑफ रिपल्जन कह रहे हैं, और वो फोर्स ऑफ रिपल्जन इस चार्ज को, यानी कि इस चार्ज से दूर होने में मदद कर रहा है। यानी कूलम ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि दो चार्जेस थी, दोनों की प्रॉपर्टी के हिसाब से या वो चार्जेस अट्रैक्ट हो रही थी या वो चार्ज रिपेल हो रही थी। अगर वो चार्ज अट्रैक्ट हो रही थी तो उसने कहा कि ये कोई क़ुव्वत है, ये कोई ताकत है, ये कोई फोर्स है जो इन चार्जेस को आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, या कोई ऐसा कोई फोर्स है जो इन चार्जेस को आपस में रिपेल कर रहा है। ठीक है, उसने कहा था कि सपोज़ करते हैं कि ये Q1 है, Q2 है, क्योंकि चार्जेस को हम Q से ही डिनोट करते हैं, पर अब क्योंकि यहाँ पर दो चार्जेस है तो हम दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे। Q1 यानी कि चार्ज 1, Q2 यानी कि चार्ज 2। इसने फोर्सेस के बारे में ये कहा कि दो चार्जेस खुद की प्रॉपर्टीज़ को देखकर या अगले की प्रॉपर्टीज़ को देखकर एक फ़ोर्स प्रोड्यूस करते हैं, या वो फ़ोर्स इन दोनों को आपस में करीब करता है या ये फ़ोर्स इन दोनों को आपस में दूर करता है। तो इसने अपनी इस वाली इक्वेशन को, यानी कि इस वाले स्टेटमेंट को कुछ ऐसा नाम दिया, इसकी ऑब्जर्वेशन को कुछ ऐसे मैथमेटिकली इसने डिफ़ाइन किया कि ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है चार्जेस से। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है चार्जेस से। अगर चार्जेस ज़्यादा होंगी तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, अगर चार्जेस कम होंगी तो फोर्स भी कम होगा। अब ये फोर्स क्या हो सकता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है या ये फोर्स ऑफ रिपल्जन भी हो सकता है, जिसको हम कहेंगे कि ये इक्वेशन 1 है। दूसरी चीज़ जो इसने अपने सारे लॉ में बताई वो ये बताई थी कि दो चार्जेस एक डिस्टेंस पर खड़ी हैं, यानी कि ये एक चार्ज है, ये दूसरी चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r² हम कह सकते हैं, r² से। उसके बारे में इसने कुछ ऐसे कहा कि अगर इन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इनका फोर्स कम होगा। ठीक है, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम होगा, यानी और करीब आ जाएंगी, तो इनका फोर्स ज़्यादा हो सकता है। इसका थोड़ा मैं आपको ऐसी मिसाल दूंगी। हमारे घरों में वाईफाई लगी हुई होती है। ठीक है, वाईफाई लगी हुई होती है, हम जितना अपने डिवाइस को, अपने मोबाइल को वाईफाई के करीब करते हैं, यानी कि डिस्टेंस कम करते हैं, वाईफाई उतना ही अपना काम अच्छे से करती है। अगर हम अपने डिवाइस को, अपने मोबाइल को वाईफाई से दूर लेकर जाते हैं तो ये सिग्नल कम देती है और ये अपना काम कम करती है। ऐसे ही अगर डिस्टेंस कम होगा, फासला कम होगा, तो फोर्स ज़्यादा होगा,
अगर फासला ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। यानी इसने कहा कि फोर्स जो है डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली ताल्लुक़ रखता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। कॉन्सेप्ट सारा यही था, फोर्सेस और चार्जेस और डिस्टेंस के हिसाब से इसने बताया था। 2 इक्वेशन लिखी थी। अब इन दोनों इक्वेशन को इसने एड अप किया था। एड अप इसने कैसे किया था? फोर्स इसने एक जैसा ही लिया क्योंकि 2 फोर्सेस एक ही लिया। प्रोपोर्शनल की जगह इसने लिखा ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसने लिखा Q1 Q2 और अपॉन में लिखा R²। और ये हो गया हमारे पास कूलम्स लॉ का फोर्स। अब इसको हम और कैसे सेट कर सकते हैं? हम लिखेंगे फोर्स की जगह फोर्स, और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हटाकर हम कोई ना कोई कांस्टेंट दे देते हैं। यहाँ पर इन्होंने कांस्टेंट यूज़ किया है K, और इस K को हम कहते हैं K इज़ कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि K बहुत सी चीज़ों पर यूज़ हुआ था। बॉयल्स लॉ में भी K यूज़ हुआ था, चार्ल्स लॉ में भी K यूज़ हुआ था। तो हम ये जो K यूज़ कर रहे हैं उसका नाम भी लेंगे जिससे पता चले ये कौन सा कांस्टेंट है। ये है कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये Q1 अपनी जगह पर, Q2 अपनी जगह पर, R² अपनी जगह पर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये K है क्या, इस K की वैल्यू क्या है, इस K का फॉर्मूला क्या है? तो देखें K जो है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसके बाद इस K की वैल्यू क्या बन सकती है? इस K की वैल्यू बनेगी जो कि डेरिवेशन से हमें हासिल हुई है, बस कांस्टेंट वैल्यू है तो हम याद कर लेते हैं, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया हमारे पास एक किस्म का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि F की जगह F लिखें, K की जगह उसकी वैल्यू क्यों ना लिख लें हम। तो K की जगह अगर मैं इसकी वैल्यू लिख रही हूँ ऐसे, तो ये जो Q1 है, Q2 है और अपन R² है, तो ये हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको क्या करना था? कॉन्सेप्ट समझना था कूलम्स लॉ का, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि ये फोर्स, ये R, ये Q1 Q2 कैसे आया और हमने इसका रिलेशनशिप कैसे बताया। अब आते हैं थोड़ी बुक की तरफ, वो देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के साथ, यानी Q1 और Q2 के साथ। और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो डिस्टेंस होता है। जैसे कि ये है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। फिर इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास ये चीज़ आई। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हमने K लिखा। अब इस K की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जो कि हम इसकी जगह पर ऐसे भी करके लिख सकते हैं। अब ये जो है इसकी वैल्यू 8.99 बताई गई है। मैंने आपको 9 कहा था क्योंकि 8.9 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 9 ही आ जाएगा। तो 9 × 10⁻⁹ आप याद कर लें। उसके बाद जो लिखा हुआ है कि इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 9.0 × 10⁻⁹ कह सकते हैं। और जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसको हम यानी कि एप्सिलॉन नॉट को हम इस वैल्यू से याद रख सकते हैं। बाकी आता है कि इसके यूनिट्स कैसे निकले हैं। तो ये देखें, जब भी हम फोर्स का यूनिट लिखते हैं, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो Q1 Q2 अपॉन R² लिखते हैं। तो F इज़ इक्वल टू, अभी ये जो Q है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कूलम्स स्क्वायर, क्योंकि 2 चार्जेस हैं, और R² ऐसे, ठीक है। बाकी रही बात कि इस एप्सिलॉन नॉट K की जो वैल्यू है इसका फॉर्मूला कैसे बना, तो उसका फॉर्मूला यूनिट ऐसे बनता है और K का यूनिट ऐसे बनता है। क्यों ऐसे बनता है? क्योंकि देखें, जब आपके पास F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R² है और आप इसकी K क्या यूनिट निकाल रहे हैं तो K को बाहर लिखेंगे, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएंगी, और इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में थी चार्जेस वो डिवाइड में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर पर स्क्वायर में लिखेंगे, और इसका कूलम स्क्वायर लिखेंगे। तो ये सेम हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए।